नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है सजा दुर्व्यवहार की। तो चलिए सुनते हैं कहानी सजा दुर्व्यवहार की। बुढ़ापे का सहारा तो बेटा ही होगा। बेटियां तो ब्याह कर ससुराल चली जाएंगी, तो उनकी पढ़ाई लिखाई पर मैं ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला नहीं हूँ। अपनी ससुराल में जाकर जो डिग्री हासिल करनी है करें। कान खोल कर सुन लो, आज के बाद मुझसे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं मांगना। मेरे पास तुम्हारी बेटी की फिजूल खर्ची के लिए पैसा नहीं है, समझे तुम? किशोर ने चिल्लाते हुए अपनी पत्नी शोभा से कहा। शोभा ने अपनी बेटी पलक के प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसे मांगे थे। बेटी के लिए पैसे की बात सुनकर किशोर भड़क उठा। किशोर अपने दोनों बच्चों में बहुत भेदभावपूर्ण व्यवहार करता था। उसका मानना था कि बेटे ही कुल खानदान के नाम को रोशन करते हैं और बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, जबकि बेटियां शादी के बाद दूसरे के घर चली जाती हैं। बेटियां मैके में मेहमान होती हैं तो वो बेटी को बोझ समझता था। उसका मानना था कि बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा खर्च करना बेवकूफ़ी है। अगर बेटी को ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया और वह नौकरी करने लगेंगी तो उनकी कमाई पर उनके ससुराल वालों का अधिकार होगा, उसका नहीं। जब बेटी की नौकरी से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है तो उसकी पढ़ाई पर ज़्यादा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? बस थोड़ा बहुत पढ़ा कर उनके हाथ पीले कर दे और उन्हें विदा कर दे। किशोर की इस गंदी मानसिकता के चलते घर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण रहता था। शोभा और पलक हर समय दहशत में रहती थी। उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता था कि पता नहीं किस बात पर किशोर नाराज होकर चिल्लाने लगे। किशोर पलक को अपनी बेटी नहीं दुश्मन समझता था। उसने पलक के जन्म के समय ही शोभा और अपनी पैदा हुई बेटी को बुरा भला कहा था। शोभा पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था चलो डॉक्टर के पास जांच करा ले, लड़का है कि लड़की, पर तुम तैयार ही नहीं हुई। अब इस मनहूस की शादी के लिए दहेज इकट्ठा करो। तब शोभा ने गुस्से में कहा था, आज जमाना बदल गया है, बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। बेटियां भी अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं। आप अपनी सोच बदलिए। मैंने उतना ही दर्द बेटी के जन्म के समय सहा है जितना बेटे के जन्म में मुझे हुआ था। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। आपको मेरी बेटी की शादी और दहेज के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करूँगी। आपको दहेज नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, क्या कहा तुमने? तुम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर नौकरी करवाओगी? उसकी पढ़ाई के लिए पैसे कौन देगा? तेरा बाप। तुम तो नौकरी करती नहीं हो और मैं इसकी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा पैसे नहीं खर्चा करने वाला, किशोर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और अस्पताल से चला गया। उसके बाद वो शोभा और अपनी बेटी को देखने दोबारा अस्पताल नहीं आया। शोभा खुद ही अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर आ गई थी। किशोर ने कभी भी पलक को अपनी गोद में नहीं उठाया। वो उससे नफरत करता था। शोभा किशोर के इस व्यवहार से दुखी होती, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी। घर में पति की ही चलती थी। वह एक साधारण घरेलू औरत थी जो पति के सामने सिर्फ सिर झुकाकर खड़ी रहती थी। पर जब किशोर उसकी बेटी पलक के साथ बुरा व्यवहार करता तो वह खून का घूंट पीकर रह जाती, पर कर कुछ नहीं पाती। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। पलक को कभी भी अपने पिता और भाई का प्यार नहीं मिला। उसे एक एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि उसके पिता के पास पैसे नहीं थे, बल्कि उसके पिता अपनी बेटी पर अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। किशोर ने अपने बेटे का महंगे स्कूल में दाखिला कराया और पलक को सरकारी स्कूल में। किशोर का बेटा पढ़ने में अच्छा नहीं था, जबकि पलक पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। किशोर के दोनों बच्चे बड़े हो गए। किशोर के लाड़ प्यार ने उसके बेटे कौशल को बिगाड़ दिया। कौशल शराबी और जुआरी बन गया, जबकि पलक बहुत ही संस्कारी लड़की थी। शोभा ने किशोर को समझाने की कोशिश की कि वो कौशल को इतनी छूट न दे। वो गलत संगत में पड़ गया है और अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर रहा है। लेकिन किशोर ने यह कहकर शोभा का मुंह बंद कर दिया, कौशल लड़का है, उसे रोकने टोकने की ज़रूरत नहीं है। रोक टोक लड़कियों पर होती है। कौशल ने पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ? कौन सा उसे नौकरी करनी है? वह मेरी दुकान पर बैठेगा। वो इतना पढ़ा लिखा है कि दुकान संभाल लेगा। किशोर की अपनी दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी।
किशोर ने कौशल को अपनी ही दुकान पर बैठाना शुरू कर दिया। जब से कौशल अपनी बाप की दुकान पर बैठने लगा, उसके लिए रिश्ते भी आने लगे। पर किशोर पहले अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, लेकिन बिना दान दहेज के। वो अपनी बेटी को किसी तरह अपने घर से भगाना चाहता था, पर कहते हैं कि लड़कियां अपना भाग अपने साथ लेकर आती हैं। यही पलक के साथ हुआ। उसकी सुंदरता और संस्कार को देखकर एक बहुत अच्छे घर से उसके लिए रिश्ता आया। पलक के ससुर को पता चल गया था कि किशोर अपनी बेटी को दान दहेज नहीं देगा, इसलिए पलक के ससुर ने पहले ही कह दिया, हम लड़की को 5 कपड़े में विदा करा कर ले जाएंगे और शादी भी बहुत साधारण ढंग से होगी। हमें जो भी उत्सव करना होगा हम अपने घर में करेंगे। जब किशोर को ये बात पता चली तो उसे जैसे मुँह मांगी मुराद मिल गई और उसने अपनी बेटी पलक को 5 कपड़े में विदा कर दिया। बेटी की शादी कर किशोर जी ने जैसे गंगा नहा लिया हो। शादी के बाद पलक सिर्फ एक बार पग फेरे के लिए मैके आई थी। उसके बाद वो मैके नहीं आई, क्योंकि उसके पिता को उसका मैके आना पसंद नहीं था। जब उसे माँ की याद आती तो वह फ़ोन पर उनसे बात कर लेती। पलक की ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे। उसे ससुराल में सिर माथे पर बिठाया गया था। वो अपनी ससुराल में बहुत खुश थी। प्यार करने वाला पति, बहन जैसी ननद, माँ बाप जैसे सास ससुर। पलक हर दिन भगवान को धन्यवाद देती कि उसे इतनी अच्छी ससुराल मिली। पलक की शादी के बाद किशोर ने अपने बेटे कौशल की भी शादी कर दी। पलक सिर्फ एक दिन के लिए भाई की शादी में आई थी, वो भी अकेली। अपने साथ किए गए पिता के दुर्व्यवहार को पलक भूली नहीं थी। वो तो शादी में आना ही नहीं चाहती थी, पर माँ के बहुत बुलाने पर वो आ गई थी। उसके मन में अपने पिता के लिए जो नफरत बचपन से पल रही थी वो कम नहीं हुई थी। वो जब मैके भाई की शादी में आई तो माँ और दूसरे रिश्तेदार उसे देखकर बहुत खुश हुए, पर उसके पिता और भाई ने उसे कोई महत्व नहीं दिया, जैसे वो इस घर की बेटी नहीं, कोई अनचाही मेहमान हो। पलक को अपने पिता और भाई के व्यवहार से बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने उन बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी माँ को देखकर वह मुस्कुरा दी। शादी अच्छे से संपन्न हो गई। पलक दूसरे दिन ही अपने ससुराल चली गई। उसका उस घर में एक ही दिन में दम घुटने लगा था। जब पलक अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी तो माँ उसके लिए साड़ी लेकर आई और उसे देने लगी। पलक ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, माँ मुझे कोई उपहार नहीं, बस आप लोगों का प्यार और अपनापन चाहिए। मैं यही सोचकर भाई की शादी में आई थी। अब शायद पापा बदल गए हों, मुझे प्यार करें, मुझे आशीर्वाद दें, पर मैं इतनी खुशकिस्मत नहीं हूँ। वो आज भी वैसे ही हैं। उन्हें अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं है, वो मरे या जिंदा रहे। ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली जहाँ सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर आज भी मैं अपने पिता के प्यार के लिए तरसती हूँ। पता नहीं इस जन्म में मुझे उनका प्यार मिलेगा भी या नहीं। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। ये साड़ी आप अपनी बहू को दे दीजिएगा। मैं जानती हूँ आप ये साड़ी पापा की चोरी मुझे दे रही हैं, इसलिए मैं ये नहीं लूँगी। जिस दिन पापा खुद मुझे कोई उपहार देंगे मैं खुशी खुशी ले लूँगी। इतना कहकर पलक वहाँ से चली गई। शोभा आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को जाते हुए देखती रही। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या ऐसा दिन आएगा जब किशोर पलक को वो प्यार और अपनापन देंगे जो बेटियों का हक होता है। बेटी की शादी करके किशोर बहुत खुश थे। उन्होंने कौशल की शादी में पानी की तरह पैसा बहाया, जबकि पलक की शादी में उन्होंने नाम मात्र का पैसा खर्च किया था। किशोर के इस व्यवहार से सभी स्तब्ध थे और वो आपस में बातें करते। क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव कर सकता है? लेकिन जो सच था उसे झुटलाया नहीं जा सकता था। जब से कौशल की शादी हुई थी वो हर दिन अपने पिता के साथ दुकान पर जाने लगा था। इससे पहले वो कभी कभी ही दुकान पर जाता था। ज़्यादातर वो अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता था। इधर कौशल ने दुकान संभाल ली और उधर घर में किशोर की बहू मोनिका ने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अब मोनिका अपनी सास शोभा को कोई काम नहीं करने देती थी। अपने बेटे बहू का व्यवहार देखकर किशोर फूले नहीं समा रहे थे। एक दिन उन्होंने गर्व से सीना तान कर शोभा से कहा, शोभा देखा तुमने? आप क्या दिखाना चाहते हैं? शोभा ने अनजान बनते हुए पूछा। यही कि बेटा ही बुढ़ापे में बाप का सहारा बनता है, बेटियां तो अपनी ससुराल चली जाती हैं। मेरे बेटे ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उसने बहुत अच्छे से दुकान संभाल ली है और घर को हमारी बहू ने।
अब मैं सोच रहा हूँ कि अपना सब कुछ बेटे और बहू के नाम कर दूँ और घर पर आराम करूँ। किशोर ने अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी पता नहीं हमारी कितनी लंबी जिंदगी है। आपको अभी से सब कुछ बहू बेटे के नाम नहीं करना चाहिए, शोभा ने दबी जुबान में अपने पति को समझाते हुए कहा। पत्नी की बात सुनकर किशोर आग बबूला हो गए और गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम कौन होती हो मुझे सलाह देने वाली? मैं आज ही अपना सब कुछ कौशल के नाम कर दूंगा। तुम क्या सोचती हो, अगर मैं पहले मर गया तो मेरी सारी दौलत तुम्हारे नाम हो जाएगी और तब तुम मेरी दौलत का आधा हिस्सा अपनी बेटी को दे दोगी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, समझी तुम? आपसे बात करना ही बेवकूफ़ी है। मैं ही पागल थी जो आपको सलाह देने लगी। तुम भाड़ में जाओ, जो मर्जी हो वो करो। इतना कहकर शोभा वहाँ से चली गई। हाँ हाँ, मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूँगा, मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, किशोर ने भी चिल्लाकर कहा और उसी दिन उसने अपना सब कुछ अपने बेटे बहू के नाम कर दिया। जायदाद हाथ में आते ही धीरे धीरे किशोर के बहू बेटे ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। अब कौशल किशोर से अच्छे से बात नहीं करता था, बात बात पर उन्हें अपमानित करता। दुकान के पैसे पर उसने अपना अधिकार कर लिया था। घर में मोनिका ने भी अपना त्रिया चरित्र दिखाना शुरू किया। अब वो सुबह देर से सोकर उठती, घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। अगर शोभा जी कुछ बोलती तो वह रोना चिल्लाना शुरू कर देती, बात बात पर मैके जाने की धमकी देती। बेटा भी अपनी पत्नी का पक्ष लेता। अब घर का माहौल बहुत ही बिगड़ गया था। ये बातें किशोर भी महसूस कर रहे थे। एक दिन तो हद हो गई जब किशोर ने कौशल से कहा कि उसे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, तो कौशल ने गुस्से में चिल्ला कर कहा, मेरे पास आपकी फिजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं हैं। आपको खाना कपड़ा मैं देता हूँ, पैसे की क्या ज़रूरत है? यहाँ खैरात नहीं बट रही है। कौशल की बात सुनकर मुनका ने भी गुस्से में कहा, मैं तो बहुत पहले से ही कह रही हूँ, इन दोनों बुढ़े बुढ़िया का खर्चा बढ़ता जा रहा है, हम इनका खर्चा नहीं उठा सकते। आप इन्हें घर से बाहर निकाल दीजिए। अगर ये अब इस घर में रहेंगे तो मैं आपको छोड़कर अपने मैके चली जाऊंगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके माता पिता की नौकरानी नहीं। मुझसे इनका काम नहीं होता। अपने बेटे बहू की बात सुनकर किशोर की आंखें विस्मय से फैल गईं। बेटे बहू की बात सुनकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके मुंह पर तमाचा जड़ दिया हो। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी बेटी का हक उससे छीन कर बेटे को दे दिया, आज वही बेटा उनसे कह रहा है कि वो उनका खर्चा नहीं उठा सकता और उन्हें उन्हीं के घर से बाहर निकाल रहा है। जिस बेटे को अपने बुढ़ापे का सहारा समझ रहे थे, वो तो उन्हें दर दर भटकने के लिए घर के बाहर निकाल रहा है। किशोर ने कातर नज़रों से अपनी पत्नी की ओर देखा, जो उसे ही व्यंग्यात्मक लहजे से देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे वह कह रही थी, आपके साथ यही होना था, आपकी यही सज़ा है। आपने जो अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, आज उसी की सज़ा भगवान ने आपको दी है। बेटे बेटी में फ़र्क करने वालों के साथ यही होना चाहिए जो आपके साथ हुआ है। किशोर अपनी पत्नी की व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट को समझ गए। उन्होंने दर्द भरी आवाज़ में कहा, शोभा तुम ठीक कह रही हो। मैंने जो गुनाह अपनी मासूम बच्ची के साथ किया है उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही चाहिए थी। मैंने बेटे को बुढ़ापे का सहारा समझा और बेटी को बोझ। आज मेरे बेटे ने ही मुझे बोझ समझकर घर से बाहर निकल जाने का आदेश दिया है। अब यहाँ नाटक करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग घर से बाहर जाइए, मोनिका ने गुस्से में चिल्ला कर कहा। बहू हम कहाँ जाएंगे? किशोर ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, आप लोग चाहे जहाँ जाएं, आप हमारे साथ अब नहीं रह सकते, मोनिका ने मुंह बनाकर कहा। कौशल तू अपनी पत्नी को समझा बेटा, हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे? मैंने अपना सब कुछ तुम दोनों के नाम कर दिया, हमारे पास कोई और ठिकाना भी नहीं, किशोर ने अपने बेटे के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा। आपने कोई एहसान नहीं किया है, वैसे भी ये सब हमारा ही था तो हमें मिल गया। मोनिका आप लोगों के साथ रहना नहीं चाहती, आप दोनों के लिए मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, कौशल ने गंभीर लहजे में कहा। मैं आपसे कह रही थी कि आप अभी अपनी ज़मीन जायदाद बेटे के नाम ना कीजिए, पर तब आपने मुझे बुरा भला कहकर चुप करा दिया। अब अपने कर्मों का दंड भोगिए, आपकी पत्नी होने के नाते मुझे भी आपके पाप का दंड भोगना पड़ेगा, शोभा ने गुस्से में अपने पति को देखते हुए कहा। बेटे बहू ने किशोर और शोभा को घर से बाहर निकालकर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। किशोर अपने बेटे के व्यवहार से बुरी तरह टूट गए थे। उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारी थी, तो दोष किसे देते? अब वो कहाँ जाएंगे, यही सोच रहे थे। उन्होंने शोभा से कहा, शोभा अब हम कहाँ जाएंगे? किशोर ने रोते हुए ये बात कही थी। अब तो किसी वृद्धाश्रम चलना पड़ेगा, वहीं चलते हैं, शोभा ने गंभीर लहजे में कहा। किशोर और शोभा ने ऑटो किया और शहर के बाहर बने वृद्धाश्रम में
चले गए। वहाँ उन्हीं की तरह बहू बेटों के हाथों सताए और लोग भी थे। किशोर को वृद्धाश्रम में आए 6 महीने हो गए थे। शोभा इसे अपनी नियत समझकर खुश रहने लगी थी, जबकि किशोर अपने बेटे के व्यवहार को भुला नहीं पा रहे थे। उन्हें बेटे के व्यवहार से ज़्यादा अपनी बेटी के साथ किए गए व्यवहार का पछतावा हो रहा था। वह पलक से मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन अपने मन की बात मन में ही रखे हुए थे। किससे कहते, जिससे वो अपनी आप बीती सुनाते, वह उनसे नफरत करने लगता, इसलिए वह चुप ही रहते थे। एक शाम वो वृद्धाश्रम के बगीचे में बैठे अपनी बेटी के साथ किए गए व्यवहार को याद कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी शोभा ने आकर कहा, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। पत्नी की बात सुनकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके सामने उनकी बेटी पलक और उसके ससुराल वाले खड़े थे। अपने सामने अपनी बेटी को देखकर किशोर की आंखें भर आईं और सर शर्मिंदगी से झुक गया। पलक अपने पापा की मनोदशा समझ गई। उसने आगे बढ़कर उनके पास आते हुए बहुत प्यार से कहा, पापा मैं आपको लेने आई हूँ, अब आप यहाँ नहीं रहेंगे। अपनी बेटी की बात सुनकर किशोर जी के सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। थोड़ी देर बाद जब वे संयमित हुए तो उन्होंने अपने आंसू पोंछे और गंभीर लहजे में कहा, नहीं बेटी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मेरे जैसे पिता की यही सज़ा है। मैंने बेटे बेटी में फ़र्क किया, बेटी को पराया और बेटे को अपना समझा। आज बेटे ने मुझे बेकार की चीज़ समझकर घर के बाहर फेंक दिया और बेटी उसी बेकार चीज़ को अपने घर ले जाना चाहती है। आज मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई कि माँ बाप को बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। जो अंतर करते हैं वे मेरी तरह वृद्धाश्रम में पहुँच जाते हैं। पापा, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। आपको मेरे साथ पहले पुलिस स्टेशन चलना होगा, जहां आप भैया के खिलाफ केस दर्ज करेंगे और उसके बाद आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। उसके बाद आप अपने घर जाएंगे। वो घर आपका है और आपका बेटा और मेरा भाई आपको आपके ही घर से बाहर नहीं निकाल सकता। उसने जो धोखाधड़ी करके आपके साथ आपकी जायदाद और मकान अपने नाम लिखवा लिया है, इसके खिलाफ आपको केस करना होगा और उसे सज़ा मिलेगी। मैं ऐसा करते हुए आपको देखना चाहती हूँ। पापा, आपने जो गलती की है अब आपको उसे सुधारना है। अपनी बेटी की बात सुन करके किशोर ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या बेटा ऐसा संभव है? तभी पलक के ससुर ने कहा, हाँ समधी जी, ये संभव है। अब ऐसा कानून है, बच्चे अपने माँ बाप को उनके घर से बाहर नहीं निकाल सकते। और वैसे तो वह ज़मीन जायदाद आपकी अपनी है। आपके बेटे ने धोखे से आपसे आपकी ज़मीन जायदाद और आपकी दुकान अपने नाम करवा लिया है, इसलिए उसके खिलाफ केस तो बनता है। आप पलक की बातों पर विश्वास कीजिए और मेरी बातों पर, और पुलिस स्टेशन चलिए। आपको अपना खोया हुआ सब कुछ वापस मिल जाएगा। अपने समधी की बात सुन करके किशोर ने दृढ़ता से कहा, अगर ऐसा है भाई साहब तो मैं आप लोगों के साथ पुलिस स्टेशन जरूर चलूँगा, क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं भी अपने बेटे को सज़ा दिलवाना चाहता हूँ। उसने मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मैं उसे ऐसा नहीं समझता था। मैंने अपनी बेटी को उसका हक नहीं दिया, सब कुछ बेटे को दिया और उसने मेरे साथ क्या किया। इस बुढ़ापे में हमें दर दर की ठोकर खाने के लिए बाहर निकाल दिया। इसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही चाहिए और यह मेरी गलती की भी सज़ा है। मुझे देखकर मेरे जैसे दूसरे लोग इससे सबक लेंगे कि अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन जायदाद किसी के नाम नहीं करनी चाहिए। आपके मरने के बाद जो आपकी सेवा जिसने की है उसको वह स्वतः ही मिल जाएगी। तो चलिए, मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलने को तैयार हूँ, किशोर जी ने मुस्कुराते हुए कहा। किशोर जी की बात सुनकर शोभा जी के चेहरे पर भी एक मुस्कान फैल गई और पलक बहुत प्यार और सम्मान से अपने पापा को देख रही थी। आज उसका खोया हुआ मौका उसे वापस मिल गया था। उसे अपने पापा का वह प्यार मिल गया था जिसके लिए वह बचपन से तरस रही थी। यह थी मेरी कहानी सज़ा दुर्व्यवहार की। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें
किसी पर अतिविश्वास नहीं करना चाहिए, वो कोई भी रिश्ता हो। हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा है और हमें उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। जो हमारी सेवा करेगा उसी को हमारी ज़मीन जायदाद रुपया पैसा मिलना चाहिए। और हम ऐसी वसीयत लिखवाएं जिससे अंत समय तक हम सम्मान का जीवन जीते रहें। धन्यवाद।